हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शरीर पेपर वन को वन शॉट में देखने वाले हैं। रचना शरीर का ऑलरेडी सभी चैप्टर के डिटेल लेक्चर चैनल पे अवेलेबल हैं एंड श्लोक का भी एक वन शॉट लेक्चर अवेलेबल है। तो आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप उन सभी लेक्चर को देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम वन शॉट में सभी 8 चैप्टर को देखने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर शरीर उपक्रमणीय शरीर, सेकंड परिभाषा शरीर, थर्ड गर्भ शरीर, फोर्थ अस्थि शरीर, फिफ्थ संधि शरीर, सिक्स स्नायु शरीर, सेवन पेशी शरीर, एट केश दंत और नख शरीर को देखेंगे। आप लेक्चर को एंड तक देखना जिससे कि एग्जाम में आपके 90% पोर्शन कवर हो जाए इससे। फर्स्ट है शरीर उपक्रमणीय शरीर अर्थात शरीर की संपूर्ण जानकारी। इसकी व्युत्पत्ति। शरीर यह शब्द शुरु धातु से बना है। इसका अर्थ है क्षय होना। इसकी व्याख्या है, हम इस लेक्चर में श्लोक के बारे में डिटेल नहीं देखेंगे, केवल हम वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। जिसका प्रति क्षण क्षय होता है एवं अंत में नष्ट हो जाता है उसे शरीर कहते हैं। सेकंड है पंच महाभूत और उनके विकार रूपांतरण इन सभी के समुदाय से निर्मित तथा जो चेतना धातु अर्थात आत्मा का अधिष्ठान है वही शरीर है। तीन दोष सप्त धातु एवं तीन मल इन सभी का एकत्रित स्वरूप शरीर है। शरीर का पर्याय है देह, काय, मूर्ति, क्लेवर। नेक्स्ट हम देखेंगे शरीर। शरीर को आधारभूत मानकर जिस शास्त्र की रचना की गई है उसे शारीर कहते हैं। इस शरीर रचना विज्ञान भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे षडंगत्वम। अध्ययन की दृष्टि से शरीर को 6 भागों में बांटा गया है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 4 शाखा, एक मध्य शरीर और एक सिर। आचार्य चरक के अनुसार 2 बाहु, 2 शक्तिनी, एक अंतराधि और एक शिरोग्रीवम। नेक्स्ट टॉपिक है अंग प्रत्यंग। शरीर के प्रत्येक मुख्य अंग विभाग में कई छोटे छोटे अवयव होते हैं, उन्हें प्रत्यंग कहते हैं। प्रत्यंग के 2 टाइप्स हैं, बाह्य प्रत्यंग एंड आभ्यंतर प्रत्यंग। आभ्यंतर को ही कोष्ठांग कहते हैं, जिसके बारे में हम कोष्ठ एवं आशय शरीर में देखने वाले हैं। बाह्य प्रत्यंग की संख्या आचार्य चरक ने 56 बताई है। आचार्य सुश्रुत ने संख्या का एक स्पेसिफिक कुछ बताया नहीं है। और आभ्यंतर प्रत्यंग को आचार्य चरक ने 15 बताया है और आचार्य सुश्रुत ने असंख्य बताया है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है आभ्यंतर प्रत्यंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुश्रुत के जो इम्पोर्टेंट आभ्यंतर प्रत्यंग है उनको हम देखेंगे। त्वचा 7 बताई है, कला 7, आशय 7, धातु 7, सीरा 700, पेशी 500, स्नायु 900, अस्थि 300, संधि 210, मर्म 107, धमनियों की संख्या 24 बताई है, दोष 3, मल 3, बहिर्मुख स्त्रोतस 9, कंडरा 16, जाल 16, कुर्चा 6, रज्जु 4, सेवनी 7, सीमंत 14, संघात 14, योग व स्त्रोतस 22 और आंतों की संख्या 2 बताई है। यकृत, प्लीहा, उंडुक, हृदय, अमाशय इन सब की संख्या 1 बताई है। फुफ्फुस, लंग्स एवं वृक्क, किडनी की संख्या 2 बताई है। बाकी जो ये बाह्य प्रत्यंग है ये उतने इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे शरीर शास्त्र विभाग। आयुर्वेद में शरीर शास्त्र को 3 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर एंड व्यवहार शरीर। सूक्ष्म शरीर अर्थात माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। नेत्र इंद्रिय द्वारा जिसका प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है वह ज्ञान सूक्ष्म दर्शन यंत्र अथवा आप्तवचन द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि गर्भ शरीर, इसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए हमें यंत्र चाहिए होता है। नेक्स्ट है स्थूल शरीर।
ग्रॉस एनाटमी से रिलेट कर सकते हैं। नेत्र इंद्रिय द्वारा निरीक्षण कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे अंग प्रत्यंग, शरीर, शरीर के पार्ट, शरीर की संख्या आदि को, 5 उंगलियां, 2 आंखें, ऐसे हम इनको आराम से देख सकते हैं। थर्ड है व्यवहार शरीर, क्लिनिकल एनाटमी। इसमें सूक्ष्म एवं स्थूल शरीरगत सभी विषय को रोग निदान, पैथोलॉजी एवं चिकित्सा करने की दृष्टि से वर्णन है। क्लिनिकल के रेस्पेक्ट से मर्म शरीर, स्त्रोतस शरीर, दोष धातु एवं मल शरीर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है शरीर ज्ञान का प्रयोजन। चिकित्सा शास्त्र में शरीर के रक्षण हेतु शरीर का ज्ञान होना आवश्यक है। शरीर की रचना ज्ञात हुए बिना शरीर की क्रिया ज्ञात नहीं होती, इसलिए वैद्य को प्रथम रचना शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शरीरगत अंग प्रत्यंग की प्राकृतिक रचना एवं क्रिया ज्ञात हुए बिना उससे संबंधित विकृति का ज्ञान नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है शल्य तंत्र एवं शालाक्य तंत्र साध्य व्याधि में जिस स्थान पर शस्त्रक्रिया करनी होती है वहां के अंग प्रत्यंग अव्यय को जाने बिना शस्त्रक्रिया नहीं हो सकती। एंड लास्ट पॉइंट है सभी प्रकार की चिकित्सा करने हेतु शरीर का ज्ञान आवश्यक है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे मृत शरीर संशोधन एवं संरक्षण। सुश्रुत काल में मृत शरीर विच्छेदन कर ज्ञान प्राप्त करने की विधि वर्तमान प्रथा से भिन्न थी। इसे मृत शरीर संशोधन कहा जाता था उस समय के समय में। उस समय जो पद्धति थी उसको हम देखेंगे। फर्स्ट है मृत शरीर चयनार्थ नियम, सिलेक्शन ऑफ बॉडी क्राइटेरिया। शरीर जो है सभी अंग प्रत्यंग से युक्त होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मृत का कारण विष प्रयोग नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मृत्यु पूर्व लंबे समय तक व्याधि से पीड़ित न हुआ हो, शरीर के आंत एवं मल मूत्र निकाल दिए गए हों। फिफ्थ पॉइंट है 100 साल पूर्ण किए व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, 100 साल से कम ही का होना चाहिए। स्त्री की अपेक्षा पुरुष शरीर प्राप्त करना अधिक आसान है। सेकंड है विधि, प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। इस प्रकार प्राप्त शरीर को मुंज घास का प्रकार है, पेड़ की छाल, कुश घास या सान से लपेटकर बांधकर पिंजरे में रखकर बहती नदी में डुबोकर ऐसे जगह पर रखना चाहिए जहां प्रकाश ज्यादा न हो। मृत शरीर को बहते पानी के स्रोत में रखना चाहिए ताकि त्वचा मुलायम रहे। शरीर को कसकर बांधने से वह पानी के नीचे रहेगा, तैरेगा नहीं, जिससे बहने का डर नहीं रहेगा। पिंजरे में रखने से वह मछली, मगरमच्छ आदि जीवों से बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर विच्छेद एवं निरीक्षण, डाइसेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। शरीर को अच्छी तरह से विघटित होने पर पानी से बाहर निकाला जाता है, फिर उसिर, बाल, वेनु, वल्वज आदि से बने कुर्चा की मदद से घिसकर धीरे धीरे विच्छेदित किया जाता है। इससे शरीर को बनाने वाले ऊतक की सूक्ष्म परतों का निरीक्षण करना संभव होता है। संपूर्ण प्रक्रिया 7 दिनों में पूरा करना, फिर बाहरी और आंतरिक प्रत्यंगों को देखा जाना चाहिए। इन सारे प्रक्रियाओं को हमें 7 दिन में पूरा करना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका महत्व। त्वचा से लेकर शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों की जानकारी केवल शल्य तंत्र में वर्णित है। शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बारे में ग्रंथों में अध्ययन के बाद उन्हें मृत शरीर में देखने से जो हमारा संदेह, डाउट होता है वो दूर हो जाता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट है शास्त्र दृष्टि और प्रत्यक्ष दृष्टि, इन दोनों की मदद से संरचना के ज्ञान के बारे में निश्चित करना संभव होता है। हम देखेंगे सेकंड चैप्टर परिभाषा शरीर को। इसके अंदर हमें षटकुर्चा, 16 कंडरा, 16 जाल, 14 अस्थि संघात, 14 सीमंत, 7 सेवनी, 4 रज्जू और लिम्फ के बारे में पढ़ना है। कुर्चा मीन्स ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंडरा मीन्स टेंडन, जाल मीन्स नेट लाइक स्ट्रक्चर, अस्थि संघात मीन्स ज्वाइंट होता है जहां दो अस्थियां मिलती है, सीमंत मीन्स पैकेजिंग मटेरियल ऑफ ज्वाइंट्स, सेवनी मीन्स सूचर लाइक स्ट्रक्चर, रज्जू मीन्स रोप लाइक स्ट्रक्चर, लसिका मीन्स लिम्फ होता है। एक एक करके हम सबको देखते हैं। षटकुर्चा,
2 हाथ में, 2 पैर में, 1 ग्रीवा में और 1 मेढ्र में। नेक्स्ट है 16 कंडरा। दोनों पैरों में 4, दोनों हाथों में 4, ग्रीवा में 4 और पृष्ठ में 4। तो ये हो गए 16 कंडरा। कंडरा का कार्य है अंग प्रत्यंगों को का आकुंचन तथा प्रसारण करना, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन करने में हेल्प करता है। थर्ड है 16 जाल। जाल अर्थात जालीदार रचना, नेटवर्क। मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि इस इनके संयोग से जाल बनता है। मांस जाल 4 है, शिरा जाल 4 है, स्नायु जाल 4 है, अस्थि जाल 4 है। तो ऐसे हो गए 16। यह जाल एक दूसरे से बंधे हुए तथा छिद्र युक्त होते हैं। नेक्स्ट है अस्थि संघात। इसकी संख्या 14 है। 2 या 2 से अधिक अस्थियों के समूह को अस्थि संघात कहते हैं। गुल्फ प्रदेश में एंकल में 2, जानु प्रदेश में नी जॉइंट में 2, वक्षण हिप जॉइंट में 2, मणिबंध रिस्ट जॉइंट में 2, कुरपर एल्बो जॉइंट पे 2, कक्ष शोल्डर जॉइंट पे 2 और त्रिक प्रदेश में 1 और सिर में 1। तो ऐसे 14 अस्थि संघात है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीमंत। इनकी भी संख्या 14 है। पैकेजिंग मटेरियल ऑफ जॉइंट्स। अस्थियों के संघात जिसके द्वारा चिपके होते हैं उसे सीमंत कहते हैं। इसकी गणना अस्थि संघात के समान की गई है। बृहद भागवत ने इसकी संख्या 18 मानी है। नेक्स्ट है सेवनी अर्थात सूचर लाइक स्ट्रक्चर। इसकी संख्या 7 है। सिलाई द्वारा जुड़े हुए भाग सदृश रचना को सेवनी कहते हैं। सिर प्रदेश में 5 सूचर है। जीवा के अधा भाग में 1, लोअर पार्ट में। मिड या सेफ पेनिस को बोलते हैं, इसके आधा भाग में भी 1 है। तो टोटल हो गई 7। शल्य तंत्र सर्जरी में शस्त्र कर्म करते समय सेवनी का रक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है रज्जु। इनकी संख्या 4 है। रोप लाइक स्ट्रक्चर जिसमें मांस सूत्रों की रचना मोटी रस्सी के सदृश होती है, उन रचनाओं को मांस रज्जु कहते हैं। इसका स्थान है आइदर साइड ऑफ पृष्ठवंश वर्टिबल कॉलम, 2 उसके बाहर और 2 अंदर में। इसका कार्य है पेशी निबंधन अर्थात पेशियों को बांध कर रखना। एंड लास्ट है लसिका लिम्फ। लसिका यह शरीर का एक जलीय अंश है। त्वचा के व्रण में लसिका के रूप में उदक धातु स्थित रहता है। चरक के अनुसार त्वचा के जो 6 स्तर हैं लेयर्स, उनमें उदक धरा नामक स्तर होती है। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे गर्भ शरीर को। गर्भ की व्याख्या। माता के गर्भाशय में शुक्र और शोणित इनका संयोग होकर उसमें आत्मा, प्रकृति एवं विकार इनके संयोग से जो घनीभूत आकार निर्माण होता है उसे गर्भ कहा जाता है। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार है। नेक्स्ट हम देखेंगे चरक के अनुसार। शुक्र एवं शोणित का जीव के साथ कुछ ही गर्भाशय में संयोग होकर जिसका निर्माण होता है उसे गर्भ कहते हैं। नेक्स्ट है शुक्र अर्थात पुरुष बीज। इसका पर्याय है तेज, रेतस, बीज, वीर्य। यह शरीर का सप्तम धातु है। इसका स्वरूप है सौम्यम शुक्रम अर्थात जल तत्व प्रधान है। इसका प्रमाण है अर्ध अंजलि। इसकी उत्पत्ति मज्जा धातु से शुक्र की उत्पत्ति हुई है। शुद्ध शुक्र के लक्षण। स्फटिक के समान व्हाइट रॉक क्रिस्टल, श्वेत, द्रव रूप लिक्विड, स्निग्ध अनटचस, मधुर स्वीट, मधुर रसयुक्त एवं शहद के समान गंधयुक्त, स्मेल लाइक हनी। तो ये हो गए शुद्ध शुक्र के लक्षण। इसके श्लोक को आपको याद करने हैं सारे श्लोक। श्लोक का ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोडेड है तो आप उसको देख लेना। केवल श्लोक पेपर 1 का पूरा। नेक्स्ट है शुक्र के कार्य। सुश्रुत के अनुसार शुक्र शरीर में धीरता, वीर्यच्युति, प्रसन्नता, बल और खुशी प्रदान करता है। चरक के अनुसार शुक्र जो है गर्भ की उत्पत्ति करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है आर्तव। आर्तव का पर्याय है रज, सोनितम, स्त्री शुक्रम और रसजम। इसकी व्याख्या है
स्त्री शरीर में प्रति माह ऋतु काल में उत्पन्न होता है, उसे आर्तव कहते हैं। इसका स्वरूप है अग्नि महाभूत प्रधान। प्रमाण जो है इसकी 4 अंजलि है। नेक्स्ट है शुद्ध आर्तव के लक्षण। खरगोश के समान लाल वर्ण का, लाछा रस के समान वर्णयुक्त, जिसको धोने पर कपड़े पर दाग न रहे। आर्तव का कार्य है शरीर में रक्त के समान लक्षणों से युक्त आर्तव गर्भ की उत्पत्ति करता है। हम देखेंगे गर्भ विकास में पंच महाभूतों की भूमिका। गर्भाशय में शुक्र और शोणित जब उसमें आत्मा अवस्थित होता है संयोग होने पर, तो वायु महाभूत जो है यह गर्भ के प्रसव काल तक अंग प्रत्यंग दोष धातु मल इनका विभाजन करता है। वायु विभजती इसका श्लोक है। नेक्स्ट है तेजो महाभूत। तेज के कारण इन विभागों का पाचन होकर रूपांतरण द्वारा उनका भिन्न अवस्था प्राप्त होता है तथा रंग रूप में बदलाव होता है। रूपांतरण हेतु पाचन क्रिया महत्वपूर्ण होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम, वायु विभजती तेजेनम पचती। रूपांतरण का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर तथा इन जर्म लेयर द्वारा विभिन्न अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति होना। नेक्स्ट हम देखेंगे आप महाभूत के। आप जो है क्लेदन, आर्द्रता या गीलापन उत्पन्न करता है, जैसे एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड। फोर्थ है पृथ्वी महाभूत। यह विभिन्न अंग प्रत्यंग अवयव में कठिनता उत्पन्न कर उसको आकार प्राप्त करा देता है। एंड लास्ट है आकाश महाभूत। यह विभिन्न अंग प्रत्यंग अवयवों के आकार में वृद्धि कराता है। तो ये हो गए पंचमहाभूतों के कार्य। हम देखेंगे त्रिदोष एवं महाभूत में संबंध क्या है। वात का संबंध है आकाश और वायु महाभूत से, पित्त का अग्नि से और कफ का पृथ्वी और जल से। गर्भ विकास में त्रिदोषों की भूमिका। प्राकृत अवस्था में तीनों दोष शुक्र एवं शोणित के साथ शरीर की उत्पत्ति करते हैं। नेक्स्ट है शुक्र एवं शोणित, इनका संयोग होते समय वात पित्त एवं कफ इन तीनों दोषों में से जो दोष उत्कट अर्थात प्रबल होता है उसके अनुसार प्रकृति बनती है। अब हम देखेंगे बीज, बीज भाग और बीज भाग अव्यय। एंशिएंट आचार्य हैव आइडेंटिफाइड द जेनेटिक यूनिट एज बीज, बीज भाग एवं बीज भाग अव्यय। फर्स्ट देखेंगे बीज। बीज अर्थात शुक्र पुरुष बीज, शोणित स्त्री बीज। इन मॉडर्न शुक्र आर कोरिलेटेड विथ स्पर्म एंड स्त्री बीज विथ ओवम। प्राकृत और शुद्ध पुरुष एवं स्त्री बीज से गर्भ की उत्पत्ति होती है। दोनों में से कोई भी एक बीज विकृत हो तो गर्भ उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट है बीज भाग। इसे आप मॉडर्न में क्रोमोसोम से रिलेट कर सकते हैं। बीज भाग अर्थात बीज के अंग प्रत्यंग निवर्तक भाग, जिनसे अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है। जिस अंग प्रत्यंग का बीज भाग दूषित होता है उस अंग प्रत्यंग में विकृति उत्पन्न हो जाती है। जब पुरुष बीज में बीज भाग दूषित होता है तब उस पुरुष बीज के द्वारा वंध्य पुत्र उत्पन्न हो जाता है। एंड लास्ट है बीज भाग अव्यय। बीज भाग के सूक्ष्म माइन्यूट अव्यय को बीज भाग अव्यय कहते हैं। इट कैन बी कोरिलेटेड विथ जीन्स। जब पुरुष बीज बीज भाग का एक अंश या अव्यय दूषित होता है तब उस पुरुष बीज द्वारा पूति प्रज्ञ संतान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मासानुमासिक गर्भ वृद्धि। प्रथम मास। सुश्रुत अनुसार प्रथम मास में गर्भ कलल अर्थात बुदबुदाकार स्वरूप होता है। कल अर्थात मांस का गोला द्रवरूप होने के कारण कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है। चरक के अनुसार गर्भ खेटभूत अर्थात कफ रूप होता है। सेकंड है द्वितीय मास। सुश्रुत एवं चरक अनुसार द्वितीय मास में कफ पित्त वायु इनके कारण परिपक्व हुआ महाभूत का संघात घन होना होता है, गर्भ को आकार प्राप्त होता है। यदि आकार पिंड के समान गोल होने पर पुरुष पुत्र की प्राप्ति, पेशी समान लंबा होने पर स्त्री पुत्र की प्राप्ति
एवं अर्बुद समान अर्धगोल होने पर नपुंसक संतान उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तृतीय मास। तृतीय मास में सुश्रुत अनुसार दो हाथ, दो पैर और सिर ऐसे 5 पिंड उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म स्वरूप में अंग प्रत्यंग का निर्माण भी होता है। पर आचार्य चरक के अनुसार सभी इंद्रिय, सभी अंग, सिर आदि और सभी अव्यय, नासाकर्ण, अंगुली आदि एक समय ही उत्पन्न होते हैं। आपको इसे ध्यान में रखना है। सुश्रुत 5 पिंड के बारे में बोलते हैं, पर आचार्य चरक सब कुछ एक ही बार में यहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है चौथा मास। आचार्य सुश्रुत अनुसार चतुर्थ मास में सभी अंग प्रत्यंग विभाग पहले से अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। गर्भ का हृदय व्यक्त होने के कारण चेतना धातु अभिव्यक्त होकर स्पंदन प्रतीत होता है, क्योंकि हृदय चेतना का स्थान है। इस महीने माता दो हृदय से युक्त होने के कारण उसे दौहिर्दिनी कहते हैं। जैसे एक तो माता के हृदय हो गया और एक बच्चे का हृदय, तो इस कारण ही इसे दौहिर्दिनी कहते हैं। यह एमसीक्यू में आता ही है मोस्टली। इस महीने माता गर्भिणी की इच्छा पूर्ति करने पर उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो गर्भिणी की जो भी इच्छाएं रहें उसे हमें पूरा करना चाहिए। आचार्य चरक के अनुसार इस महीने गर्भ को स्थिरता प्राप्त होती है, जिसके कारण गर्भिणी के शरीर में भारीपन महसूस होता है। नेक्स्ट है पंचम मास। आचार्य सुश्रुत के अनुसार 5वें महीने में गर्भ का मन पहले से अधिक प्रबुद्ध अर्थात जागरूक होता है। चरक अनुसार गर्भ में अधिक मात्रा में मांस और रक्त की वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप गर्भवती इस महीने कृश हो जाती है। अब गर्भ की वृद्धि होगी तो सारा जो पोषण है बच्चा लेगा, तो माता जो है थोड़ा दुबली हो जाती है। नेक्स्ट है छठा मंथ। आचार्य सुश्रुत अनुसार इस महीने गर्भ को बुद्धि प्राप्त होता है। आचार्य चरक के अनुसार गर्भाशयस्थ बालक में बल और वर्ण का उपचय होता है, फलतः गर्भिणी के बल और वर्ण की हानि होती है। जैसे पंचम महीने में क्या हुआ आप देखें, यहाँ पे गर्भिणी क्या पतला होने लगती, काहे कि ज्यादा पोषण बच्चा लेता। और छठे महीने में गर्भिणी का बल और वर्ण उपचय होता है, फलतः गर्भिणी का बल, बालक का बल का उपचय होगा तो गर्भिणी का बल ऑब्वियसली हानि होगी, तो कम हो जाएगा। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सातवां मंथ। आचार्य सुश्रुत अनुसार सभी अंग प्रत्यंगों की अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है। आचार्य चरक के अनुसार गर्भ में सभी भाव व्यक्त होते हैं एवं सभी अंग प्रत्यंग से परिपूर्ण होता है। इस महीने अकाल प्रसव डिलीवरी होकर जन्म हुआ तो उचित ध्यान रखने पर बालक जीवित रहता है। तो ये हो गया सप्तम मास। हम देखेंगे अष्टम मास। आचार्य सुश्रुत अनुसार 8वें महीने में माता और बालक दोनों के शरीर में ओज अस्थिर होता है। ऐसे में यदि जन्म होता है तो ओज रहित होने के कारण और नैऋत्य भागत्व के कारण बालक जीवित नहीं रह पाता। इस महीने ओज कभी माता के शरीर में तो कभी गर्भ में जाते आते रहता है। परिणाम स्वरूप गर्भ कभी ओज युक्त तो कभी ओज रहित होता है। इस काल में जन्म होने पर यदि गर्भ ओज युक्त है तो जीवित रहेगा, अगर ओज युक्त नहीं रहा तो मृत्यु हो जाती है। ओज युक्त न रहने का मतलब है कि गर्भ का ओज जो है उस समय माता के शरीर में चला गया रहता है। तो ये हो गए 8वें मंथ। नेक्स्ट है नवम मास। आचार्य सुश्रुत अनुसार नवम मास में गर्भ की सभी अंग प्रत्यंग परिपक्व होते हैं। इस महीने किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अतः 9वें, 10वें और 11वें, 12वें इनमें से किसी एक महीने में प्राकृत प्रसव होता है। इसके बाद होने वाला प्रसव विकार युक्त समझा जाता है। पर आचार्य चरक कहते हैं कि 9वें एवं 10वें मास तक विघ्न रहित प्रसव काल माना गया है। सुश्रुत क्या बोलते हैं, 9, 10, 11, 12 पर आचार्य चरक केवल 9 और 10 बोलते हैं। 10वें महीने के बाद गर्भ यदि गर्भाशय में रहता है तो उसे विकृति मानी है। नेक्स्ट है गर्भधान, गर्भ उत्पत्ति, फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब है गर्भ धारण होना। शुक्र, शोणित और जीव के संयोग से गर्भ बनता है। अब गर्भ धारण हेतु योग्य आयु। पुरुष की आयु 25 साल एवं स्त्री की आयु 16 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ऋतुमती स्त्री।
मासिक रजस्राव के पश्चात पुराने रज जो होता है मेंस्ट्रुएशन का स्राव खत्म होने के बाद नए आर्तव विद्यमान होने पर चौथे दिन स्नान करके शुद्ध और विकार रहित योनि शोणित तथा गर्भाशय है तो उसे ऋतुमती स्त्री कहा जाता है। तो तीसरे दिन तक मेंस्ट्रुएशन हुआ और चौथे दिन वो शुद्ध हो गई तो उस दिन से ऋतुमती स्त्री होती है। तो इस दिन से हमें संभोग करने के लिए बताया गया है संहिताओं में। नेक्स्ट हम देखेंगे पुंसवन विधि। जिस स्त्री का गर्भधान हुआ है उसे लक्ष्मणा, वटांकुर, सहदेवा, विश्वदेवा इनमें से किसी एक औषधि को दूध के साथ पीसकर पुत्र प्राप्ति की इच्छा होने पर दाहिने नासापुट में 3 से 4 बूंद डालनी चाहिए और वह उसे थूके नहीं। गर्भधारण होने पर पहले महीने में गर्भ लिंग की निश्चिति नहीं होती है, दूसरे महीने से गर्भ लिंग निश्चित हो जाता है, इसलिए 1 महीने या मैक्सिमम जो है 7 सप्ताह तक पुंसवन विधि करना चाहिए। हम देखेंगे नेक्स्ट है लिंग विनिश्चय, सेक्स डिटर्मिनेशन। गर्भधान होते समय शुक्र आधिक्य होने पर पुत्र एवं आर्तव अधिक होने पर कन्या तथा दोनों के समान होने पर नपुंसक संतान लेता है, ऐसा आयुर्वेद के संहिता में वर्णित है, सुश्रुत संहिता में। ऋतुमती स्त्री के साथ सम दोषों में जैसे अब 3 दिन तो मेंस्ट्रुएशन हुआ, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन और 12वें दिन समागम अर्थात संभोग होने पर पुत्र होगा एवं विषम दिनों में अर्थात 3 दिन मेंस्ट्रुएशन होगा, चौथा हो गया आपका सम दिन और 5वां जब दिन आएगा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वें दिन समागम होने पर स्त्री की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे गर्भ उत्पत्ति की सामग्री। इसमें कहा गया है जिस प्रकार एक स्वस्थ अंकुर पौधे के उगने के लिए ऋतु, अनुकूल मौसम, क्षेत्र, लैंड, अंबु, जल और बीज सीड की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार एक स्वस्थ गर्भ के निर्माण के लिए 4 घटकों का सही समूह का मिलना अनिवार्य है। समूह है यहाँ पे। नेक्स्ट है ऋतु अर्थात उपयुक्त समय। गर्भधारण के योग्य काल इसे ऋतुकाल कहते हैं। ऋतुकाल 12 दिन का होता है, जैसे 3 दिन तो मेंस्ट्रुएशन हो गया और चौथे दिन से लेके अब 12 दिन, इतने दिन का ऋतुकाल होता है। ऋतुकाल की गिनती रजस्राव के चौथे दिन से करनी चाहिए। ऋतुकाल स्त्रियों में 12 वर्ष से शुरू होता है अर्थात उसे मेनार्क बोलते हैं मॉडर्न में, एवं 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है जिसे मेनोपॉज कहते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्र की आवश्यकता। क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? गर्भाशय, बीजवाहिनी, डिंब ग्रंथि और योनि। गर्भधारण हेतु इन अंगों का विकास पूर्ण होना आवश्यक है एवं सभी रोग रहित होना चाहिए। थर्ड है अंबु, आहार रस या पोषण। गर्भ का पोषण माता के आहार रस से गर्भ नाड़ी नाभि नाड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा होता है। एंड लास्ट है बीज। गर्भ उत्पत्ति के लिए पुरुष बीज स्पर्म और स्त्री बीज ओवम की आवश्यकता होती है। हम देखेंगे गर्भ उत्पादक भाव। यह 6 हैं, इनकी संख्या 6 है। मातृज, पितृज, आत्मज, सात्मज, रसज और सत्वज। इन भावों से अंग प्रत्यंग निर्माण होता है और इन भावों के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। एक एक करके हम देखेंगे। मातृज भाव, माता के अनेक अव्यय उत्पन्न होते हैं। माता से उनको मातृज भाव कहते हैं, जैसे जो हमारी त्वचा है, रक्त है, मांस है, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरीसाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरगुद, अधरगुद, क्षुद्रांत्र, अस्तुलांत्र, वपा आदि भाव जो हैं माता से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है पितृज भाव। बाल, दाढ़ी, मूछ, लोम, नख, अस्थि, दंत, शिरा, स्नायु, वीर्य आदि शारीरिक स्थिर और कठिन भाव पिता से उत्पन्न होते हैं। थर्ड है आत्मज भाव। विभिन्न योनियों में जन्म होना, आयु, आत्मज्ञान, मन, इंद्रियां, प्राण और अपान वायु के प्रेरक, धारण,
शरीर की आकृति, स्वर, वर्ण, सुख दुख, इच्छा द्वेष, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, ये आत्मज भाव हैं। नेक्स्ट है सात्मज भाव। आरोग्य, अनालस्य, आलस्य न करना, लालच न करना, इंद्रियों की प्रसन्नता, स्वर, वर्ण, शुद्ध एवं गुण युक्त शुक्र, आनंद महसूस होना सात्मज भाव है। फिफ्थ है रसज भाव। शरीर की उत्पत्ति, शरीर की वृद्धि, जीवित रहना, पुष्टि, उत्साह आदि रसज भाव है। एंड लास्ट है सत्वज भाव। भक्ति, प्रेम, पवित्रता, द्वेष, स्मृति, मोह, त्याग, भय, क्रोध, शौर्य, तंद्रा, उत्साह, मृदुता, गंभीर, चंचलता सत्वज भाव है। हम नेक्स्ट देखेंगे गर्भ वृद्धिकर भाव। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। आचार्य सुश्रुत के अनुसार गर्भ की वृद्धि दो भावों से होती है, माता के आहार रस एवं वायु से। वायु के द्वारा उसके स्त्रोतस परिपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है भाव मिश्र। इनके द्वारा पंच महाभूत, त्रिगुण, पंच इंद्रिय और आत्मा ये भाव गर्भ वृद्धि करते हैं। चरक के अनुसार मातृजाति गर्भोत्पादक 6 भावों का दोष रहित तथा संपन्न होना, माता के आहार विहार द्वारा, काल के परिणाम द्वारा। तो ये है चरक के अनुसार। और पंच महाभूतों का भी रोल होता है, जिसे हम पहले देख चुके हैं। वायु विभजती, तेजेनम पचती, आप क्लेदयंती, पृथ्वी सहंती, आकाशम विवर्धयति एवं विवर्धित। नेक्स्ट है गर्भ पोषण। गर्भ का पोषण माता के आहार रस से होता है। यह 2 प्रकार से होता है, पहले 3 महीने उपस्नेह न्याय से, और नेक्स्ट जो है तीसरे महीने से लेकर उपरांत अपरा एवं गर्भ नाभि नाड़ी से होता है। अपरा का मतलब होता है प्लासेंटा और नाभि नाड़ी का मतलब होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। पहले 3 महीने में गर्भ पोषण। गर्भ के अंग प्रत्यंग पूरी तरह से निर्मित नहीं होते। ऐसे समय गर्भिणी के पूरे शरीर में संचार करने वाली एवं तिर्यक जाने वाली रस व नाड़ियों के सानिध्य से मिलने वाले स्नेहांश द्वारा उपस्नेहन न्याय से गर्भ का पोषण होता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको कंफर्म समझ में आएगा। पानी के तालाब के किनारे पर वृक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जल को प्राप्त करते हैं। आप देखते हो कि जितने भी तालाब हो गए, झीलों के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको तो हम पानी देते नहीं, पर वो जो है अप्रत्यक्ष रूप से जल प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। इसे ही उपस्नेहन न्याय कहते हैं। इस ऐसे ही गर्भ की स्थिति होती है। तीसरे महीने से गर्भ का पोषण। अब आपको ध्यान में होगा कि जो बच्चा का अम्बिलिकस है, नाभि, वहां से क्या जुड़ा होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभि नाड़ी। और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है? प्लासेंटा से, जिसे अपरा बोलते हैं। और अपरा किससे जुड़ा होता है? यूटेरस। यूटेरस के अंदर ही तो होता है। इस इसका इनका विकास हो जाता अपरा द्वारा आए हुए माता के आहार रस का नाभि नाड़ी द्वारा गर्भ के शरीर में वहन होता है एवं गर्भ का पोषण होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपरा निर्माण। प्लासेंटा फॉर्मेशन होता कैसे है? गर्भ धारण के समय में गर्भ की स्थिति, पोषण और वृद्धि आदि आवश्यक क्रियाएं जिसके द्वारा होती है उसे अपरा कहते हैं। गर्भधारण होने पर आर्तव स्त्रोतस गर्भ के कारण अवरुद्ध होता है, जिसके कारण आर्तव स्त्राव नहीं होता। अब जब गर्भधारण होगा तो आर्तव नहीं आएगा, और फिर क्या है, वह आर्तव नीचे ना आकर ऊपर की ओर चला जाता है और उनका रूपांतरण एवं वृद्धि होकर अपरा का निर्माण होता है। सामान्यतः तीसरे महीने तक अपरा निर्माण पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाभि नाड़ी फॉर्मेशन। गर्भ की नाभि से संबंधित नाड़ी को गर्भ नाड़ी नाभि कहते हैं। इसका निर्माण पहले 3 महीने में गर्भ का पोषण उपस्नेहन न्याय से होता है। जैसे जैसे गर्भ का विकास होता है, उसके अंग प्रत्यंग अवयवों का निर्माण होता है, तब उसे अधिक मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। इसके लिए अपरा एवं नाभि नाड़ी का निर्माण होता है, जिसके द्वारा गर्भ के और माता के रस रक्त संवहन का संबंध स्थापित होता है। गर्भ नाभि नाड़ी
का एक छोर गर्भ के नाभि से और दूसरी छोर अपरा से जुड़ा रहता है, जिसे हम अभी देखे हैं। यह माता के आहार रस का वहन कर गर्भ को पोषण प्राप्त करता है। अव्यय जो है इससे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, तो आप इसे देख लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ चैप्टर अस्थि शारीर को। अस्थि अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इसकी यही व्याख्या है। शरीरगत एक कठिन अंश अर्थात अस्थि रस रक्त आदि धातुओं का नाश होने पर भी अस्थि धातु अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इसका नाश नहीं होता। अस्थि धातु यह पांचवा धातु है। इसकी उत्पत्ति मेद धातु से होती है। नेक्स्ट हम इसके स्वरूप को देखेंगे। अस्थि पांच भौतिक है और उसमें पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य है। अस्थि पितृज भाव है क्योंकि वह कठिन है। वात दोष का अधिष्ठान है। अस्थि और वात इनका आश्रय आश्रयी संबंध है। अस्थि धातु मल नख और केश है। अस्थि धातु सार मज्जा है और अस्थि व स्त्रोतस मूल मेद और जघन है। नेक्स्ट हम देखेंगे अस्थि कार्य एवं महत्व को। अस्थि जो है देह का धारण करना एवं मज्जा धातु की पुष्टि करना प्रधान कार्य है अस्थि के। शरीर को विशिष्ट आकार प्रदान करता है। महत्वपूर्ण अवयव जैसे लंग्स, हार्ट, ब्रेन आदि का रक्षा करता है। शरीरगत त्वचा, मांस, स्नायु, शिरा, धमनी इनकी इन रचनाओं को आश्रय प्रदान करता है। शरीर की स्थिति अस्थियों पर निर्भर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अस्थि के प्रकार। अस्थि के 5 प्रकार बताए गए हैं। कपाल अस्थि, रुचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि और नलक अस्थि। कपाल अस्थि जानु, पेटेला, नितंब, पेल्विक बोन, अंश, गंड, तालु, शंख और सिर में पाए जाते हैं। सेकंड है रुचक अस्थि। अन्न का चर्वण कर उसमें रुचि उत्पन्न करने वाले अस्थि को रुचक अस्थि कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तरुण अस्थि। घ्राण, नोज, कर्ण, ईयर, ग्रीवा, नेक, अक्षी, आई ये यहाँ पे तरुण अस्थि पाए जाते हैं। ये अस्थियां मृदु होती है। नेक्स्ट है वलय अस्थि। गोलाकार अथवा अर्धगोलाकार अस्थियों को वलय अस्थि कहते हैं। उदाहरण के लिए कशेरुका, वर्टिब्रे, पशुरका, रिब्स आदि में पाए जाते हैं। लास्ट है नलक अस्थि। जो अस्थियां नली के समान लंबे गोल आकार की होती हैं उन्हें नलक अस्थि कहते हैं। यह नलिका के समान खोखले होते हैं एवं उसमें अस्थि मज्जा होता है। उदाहरण के लिए प्रगंडास्थि, उर्वस्थि आदि। आचार्य डलहन अनुसार हस्तपाद, अंगुली, हस्तल, पादतल और कुच इनमें नलकास्थियां होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अस्थि की संख्या। चरक ने 360 बताई है, सुश्रुत ने 300 और मॉडर्न में 206 है। मतभिन्नता का कारण क्या था इनके गणना में? अस्थि गणना में आयुर्वेद ने दंत, नख आदि को शामिल किया गया है। इन मॉडर्न दीज आर नॉट कंसिडर्ड इन बोन। अस्थि गणना में तरुण अस्थि, कुर्चा इनको भी शामिल किया गया है। बाल अवस्था में शारीरिक अस्थि गणना और युवा अवस्था में अस्थि गणना की जाए तो संख्या में भिन्नता आती है। नेक्स्ट चैप्टर है संधि शरीर। इसकी परिभाषा। जहां दो या दो से अधिक अस्थि पर्व अर्थात एंड ऑफ बोन्स संधि बंधु की सहायता से एकत्र बंधे हुए होते हैं, ऐसे अवयव विशेष को संधि कहते हैं। विशेष संबंध, अस्त्रोत संबंध। आचार्य चरक के अनुसार संधि जो है मज्जा व स्त्रोतस का मूल स्थान है। दोष संबंध, संधि कफ का स्थान है। कला संबंध, श्लेष्मधरा कला चौथी कला प्राणी मात्रों के सभी संधि प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट है मर्म संबंध। सुश्रुत अनुसार 20 संधि मर्म है। नेक्स्ट हम देखेंगे संधि की संख्या। आचार्य सुश्रुत ने 210 बताई है और आचार्य चरक ने 200 बताई है। चार शाखा में 68, मध्य शरीर में 59 और सिर और ग्रीवा में 83। नेक्स्ट हम देखेंगे संधि के प्रकार एवं स्थान को। गति भेद से ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट दो प्रकार की संधियां होती है।
चेष्टावंत एवं स्थिर संधि, ये दो हो गई। चेष्टावंत संधि मतलब मूवेबल ज्वाइंट का फिर से दो टाइप्स होता है, बहुचेष्टा युक्त और अल्प चेष्टा युक्त। बहुचेष्टा युक्त मतलब इस प्रकार की संधि में चेष्टाएं अधिक होती है, जैसे शाखा, लिम्ब आदि में, हाथ हाथ में, अनुसंधि, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट। अल्प चेष्टा युक्त इस प्रकार के संधि में चेष्टाएं अधिक नहीं होती है, कटी प्रदेश इनवर्टिब्रल ज्वाइंट में यहाँ पे चेष्टाएं अधिक नहीं होती। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थिर संधि, इमूवेबल ज्वाइंट। इस प्रकार के संधियों के स्थान पर चेष्टा नहीं होती है। चेष्टा युक्त संधि के अतिरिक्त शेष सभी संधियां स्थिर संधि है। उदाहरण से समझेंगे, ज्वाइंट बिटवीन स्कल, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है। हम देखेंगे आकृति भेद के अनुसार। आकृति भेद से संधियों के 8 प्रकार हैं। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। कोलू ने सांप की सेवा की मंशा से दूध लाया। यहाँ पे कोलू से है, कोलू में कोस क से है कोर और लू से है उलूखल। सांप से है सामुग्ध और प से है प्रतर। सेवा में स से है तुंड सेवनी और व से है वायस्तुंड। मनसा में म से है मंडल और स से है संघावर्त। नेक्स्ट हम इसके एक एक संधि को देखेंगे। कोर संधि, हिंज ज्वाइंट। इस संधि का हलचल दरवाजे के हलचलों के समान केवल एक ही दिशा में होता है। उदाहरण के लिए अंगुली, मणिबंध, गुल्फ संधि, जानू और कुरपर। नेक्स्ट है उलूखल संधि। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। कवि 10 कक्षा वक्षण दसनेसु। इस संधि में एक अस्थि के उलूखल ओखली सदृश गहरे भाग में दूसरी अस्थि का सिर मूसल के समान घुसा होता है। उदाहरण है कक्षा संधि, वक्षण संधि और दसन दांत। नेक्स्ट हम देखेंगे सामुग्ध संधि को, अर्थात सैडल ज्वाइंट। सामुग्ध अर्थात संदूक, कैविटी। उदाहरण के लिए अंशफिट, गुद, भग और नितंब प्रदेश में ये मिलते हैं। इसको आप ट्रिक से देख सकते हैं। एजी भगनी, ए से अंशपीठ, जी से गुद और भगनी से भग और नितंब। नेक्स्ट है प्रतर संधि। इस संधि में दो संध्यायक पृष्ठ, आर्टिकुलर सरफेस, समतल होते हैं और इसमें सिर्फ सरकने की गति होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट। उदाहरण के लिए ग्रीवा तथा पृष्ठवंश में स्थित कशेरुकाओं में यह पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तुंड सेवनी अर्थात सूचर्स। इस संधि की रचना टेढ़ी मेढ़ी सिलाई जैसी दिखती है। उदाहरण के लिए सिर कपाल और कटी कपाल। नेक्स्ट है वायस्तुंड संधि। वायस अर्थात कौवा और तुंड अर्थात चोंच। इस संधि की आकार कौवे की चोंच के समान होती है, इसलिए इसे वायस्तुंड बोलते हैं। उदाहरण है उभय हनु संधि। नेक्स्ट है मंडल संधि। जिस संधि का स्वरूप गोलाकार होता है अर्थात मंडल के समान, यह संधि तरुणास्थियों में तरुणास्थियों से बना होता है। उदाहरण के लिए कंठ नाड़ी, हृदय, नेत्र और क्लोम नाड़ी। लास्ट है शंखावर्त संधि। शंख के समान दिखने के कारण शंखावर्त संधि कहते हैं। उदाहरण श्रोत्र, अंतकर्ण और श्रृंगाटक मर्म में स्थित रहता है। हम देखेंगे इसका चिकित्सीय महत्व। आयुर्वेद अनुसार निम्नलिखित व्याधियां पाई जाती है संधि स्थानों पे, जैसे संधिगत वात, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आम वात, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस और वातरक्त, गाउट। आज के समय में इन सब रोगों से सबसे ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है अश्नायु शरीर। इसकी व्युत्पत्ति, अश्ना जोड़ उनसे अश्नायु बना है। इसकी उत्पत्ति मेद धातु, यह मेद धातु का उपधातु है। मेद से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अश्नायु की व्याख्या। अश्नायु श्वेत सूत्रमय मजबूत धातु है
जो संधि और मांस पेशी को बांधने का कार्य करता है। स्नायु के कारण शरीर के सभी हलचल उचित रूप से होता है। दोष संबंध कफ दोष का स्थान है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी संख्या 900 है। शाखाओं में 600, मध्य शरीर में 230, सिर एवं ग्रीवा में 70, तो टोटल हो गए 900। नेक्स्ट हम इसके प्रकार एवं स्थान को देखेंगे। स्नायु 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रतान्वती, चपटे और लंबे स्नायु, यह शाखा एवं संधि प्रदेश में होती है। सेकंड है वृत्त स्नायु, गोलाकार स्नायु भी इसे बोलते हैं, इसे कंडरा भी कहा जाता है, पृष्ठ वंश के दोनों ओर होते हैं। थर्ड है पृथु स्नायु, चौड़ी, मोटी एवं फैली हुई स्नायु, पार्श्व, पृष्ठ, उरः और सिर प्रदेश में पाई जाती है। एंड लास्ट है सुषिर स्नायु अर्थात छिद्र युक्त स्नायु, आमाशय के अंत भाग पर, पक्वाशय के अंत भाग पर एवं बस्ती प्रदेश में दिखाई देते हैं। हम देखेंगे स्नायु के कार्य क्या हैं। सुश्रुत के अनुसार जिस प्रकार अच्छी तरह से बनाई हुई तख्तों से तैयार हुई बहुत बंधनों से युक्त नौका, नाव जिसे बोलते हैं, पुरुषों के सभी भार को वहन करने में समर्थ होती है। अब नाव पे जितने भी लोग बैठे रहते हैं सबको वो नाव जो है उनको ले जाने में समर्थ होती है। उसी प्रकार शरीर में जितनी संधियां हैं वे बहुत स्नायुओं से बंधी हुई है, अतः मनुष्य प्राणी भार सहन करने में समर्थ है। आचार्य सारंगधर के अनुसार स्नायु शरीर में मांस, अस्थि और मेद इनको बांध कर रखने का कार्य करती है। हम देखेंगे इसके महत्व को। अस्थि, मांसपेशी, शिरा और संधि, इनमें विकृति होने पर शरीर पर जो परिणाम होते हैं उससे भी अधिक परिणाम स्नायुओं की विकृति होने पर दिखाई देते हैं। चिकित्सीय संबंध सुश्रुत अनुसार स्नायु के विद्ध होने पर कुबड़ा होना, शरीर के अवयवों में गलानी, सुस्ती होना, शारीरिक कार्य अक्षमता, तीव्र वेदना, व्रण के देरी से ठीक होना, ये हो गए चिकित्सीय संबंध। नेक्स्ट हम चरक के अनुसार देखते हैं। प्रकुपित वायु स्नायु में रहती है तो खल्ली रोग उत्पन्न करती, कुब्ज उत्पन्न करती, सर्वांगवात, एकांगवात आदि रोग उत्पन्न करती है। 7th चैप्टर है पेशी शरीर। इसकी उत्पत्ति वायु मांस में प्रवेश कर उसका विभाजन मांस खंडों में करती है, उसे पेशी कहते हैं। इसकी व्याख्या है एक दूसरे से विभक्त मांस अव्यय संघात पेशी कहलाते हैं। जो अलग अलग मांस होते हैं उनको एक जगह पेशी बोलते हैं। स्वरूप है पेशीय स्नायु के समान दीर्घ आकार की मांसमय रचना है। इसका परिचय देखते हैं। दोष जो रहता है यहाँ पे कफ दोष का स्थान है। धातु जो है मांस धातु तीसरी धातु है। भाव जो है मातृज भाव माता से बना हुआ है। महाभूत जो है पृथ्वी महाभूत विशेष है। इसके संख्या और स्थान सुश्रुत ने 500 पेशी बताई है जबकि चरक ने 400। 100 × 4 इच शाखा में 100 पाई जाती है तो 400 हो गई। 66 जो है मध्य शरीर में और 34 सिर और ग्रीवा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, आचार्य सुश्रुत ने स्त्रियों में 20 अधिक पेशियां बताई है, इसे आपको याद ही करना है। 2 स्तनों में 5-5 तो 10 हो गए। अपत्य मार्ग अर्थात योनि में, योनि वेजाइना को बोलते हैं, यहाँ पे 4, गर्भ छिद्र संस्कृत सर्विक्स में 3 और शुक्र आर्तव प्रवेशनी में 3, तो ऐसे हो गए 20। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रकार को। इसके 12 प्रकार हैं। बहल, पेलव, स्थूल, अनु, पृथु, वृत्त, ह्रस्व, दीर्घ, स्थिर, मृदु, संलक्षण और कर्कश। तो ये हो गए 12 प्रकार। ये सभी प्रकार की पेशियां शरीर के अस्थियों, संधियों, शिराएं तथा स्नायु इन रचनाओं को ढककर रखती है। इसका कार्य देखेंगे। फर्स्ट कार्य तो ये हो गया ढककर रखती है। सेकंड कार्य शरीर को बल और आधार प्रदान करती है। एंड थर्ड कार्य विभिन्न संधियों के स्थान पर गति पेशियों के कारण ही होता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे पेशी का महत्व। जिस व्यक्ति की मांसपेशियां दृढ़ बलवान होती है वह वजन उठाने में सक्षम होता है। इसके विपरीत व्यक्ति को दुर्बल माना जाता है। अस्थि भग्न, फ्रैक्चर तथा संधिभ्रंश डिसलोकेशन की स्थिति में पेशियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब हम देखेंगे लास्ट चैप्टर फर्स्ट पेपर का केस, दंत एवं नक्सारे। अगर इन तीनों में से आपको कोई सा भी आ जाए केस, दंत एवं नख में, तो आपको 2 पॉइंट सब में कॉमन है। फर्स्ट है पांच भौतिक स्वरूप, अर्थात केस, दंत एवं नख में पृथ्वी महाभूत की विशेषता होती है। एंड सेकंड पॉइंट है स्वभाव। केस, दंत एवं नख यह पितृज भाव है, अर्थात पिता से इसकी उत्पत्ति हुई है। एक एक करके हम सबको देखेंगे। फर्स्ट है नख शरीर। इसकी उत्पत्ति आचार्य वाग्भट अनुसार गर्भावस्था के छठे महीने में गर्भ में पितृज घटकों के द्वारा नख उत्पन्न होता है। हाथ पैर की कंडराओं के अग्रभाग से नख बनते हैं। नख अस्थि धातु का मल है। नख की संख्या 20 है। 5 एक हाथ में, 5 एक हाथ में, 5 पैर में और 5 दूसरे पैर में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राकृत स्वरूप। स्थिर मजबूत होता, गोलाकार होता, अस्निग्ध होता, ताम्रवर्ण के ऊंचे उठे हुए कछुए की खोपड़ी की तरह चढ़ाव उतार युक्त होता है। वात प्रकृति में खुरदुरा होता, पित्त प्रकृति में ताम्र वर्ण का और कफ प्रकृति में अस्निग्ध, स्थिर और रजिमंद सुंदर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नखों का विकृत स्वरूप। पांडु एनीमिया व्याधि में नाखून तेज रहित और सफेद दिखाई देता है। नेक्स्ट है कामला अर्थात जॉन्डिस। जॉन्डिस व्याधि में नाखून जो है पीला येलोइश दिखाई देता है। थर्ड है हृदय के कार्य विकृति में नाखून नीला दिखाई देता है। अब हम देखेंगे नख परीक्षण का महत्व क्या है। अस्थि वह तथा प्राण वह स्त्रोतस परीक्षण करते समय नख के आकार, वर्ण, स्वरूप आदि का विचार किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर आपको डिटेल में देखना है इनके मॉडर्न पार्ट को तो आप लेक्चर को देख सकते हैं। अभी हम बस वन शॉट देख रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कवर करेंगे। दंत शरीर। दंत शरीर काफी इंपॉर्टेंट है फाइनल ईयर पेडियाट्रिक्स की दृष्टि से। इसकी व्याख्या है रुचिर दर्शन अर्थात सुंदर एवं रुचक, अनार के दाने के समान होने के कारण रुचक अस्थि कहते हैं। मुख में कठिन भोजन को चबाने का कार्य करता है। यह अस्थि धातु का उपधातु है आचार्य सारंगधर के अनुसार। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्राकृत स्वरूप को। पूर्णता अर्थात कंप्लीट इन नंबर एंड स्ट्रक्चर, समता इक्वल इन साइज, घन अर्थात कॉम्पैक्टनेस, शुक्लता अर्थात व्हाइटनेस, अस्निग्धता अर्थात शाइनिंग, सलक्षण अर्थात स्मूथनेस, निर्मलता अर्थात क्लीन, निरामय अर्थात विदाउट एनी डेंटल डिसीज। 8वें महीने में आने वाला दांत सर्वगुण संपन्न होता है। मनुष्य में दांतों की संख्या 32 है। 20 जो संख्या है 2 बार उगते हैं और 12 जो है 1 बार ही उगते हैं। काश्यप संहिता में दंत जन्मिक नामक अध्याय में दंत वर्णन है। हम देखेंगे प्रकृति के अनुसार दंत का स्वरूप कैसा होता है। वात प्रकृति में दांत छोटे, अनियमित और खुरदुरे होते हैं। पित्त प्रकृति में दांत पीले एवं अनियमित होते हैं और कफ प्रकृति में दांत श्वेत, स्थूल, नियमित और संरक्षण होते हैं। दंत का विकृत स्वरूप। सामान्यतः जन्म के चौथे महीने से दांत आना शुरू हो जाता है। कम दांत, अधिक दांत, एकदम सफेद दांत, काला वर्ण तथा प्रत्येक दांत के मसूड़े अलग अलग न दिखना एक विकृत स्वरूप है। चौथे महीने में सात चौथे महीने से 7वें महीने तक आने वाले दांत दोषपूर्ण माने गए हैं, जबकि जो दांत 8वें महीने में आते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। दंत परीक्षण महत्व। अस्थि व अस्त्रोतस का परीक्षण करते समय दंत परीक्षण महत्वपूर्ण है। अस्थि धातु वृद्धि होने पर अधिक संख्या में दांत उत्पन्न हो जाते हैं एवं अस्थि क्षय से दांत टूटने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लास्ट पॉइंट केश शरीर को। केश जो है अस्थि धातु का मल है आचार्य वाग्भट के अनुसार। केश और लोम अस्थि धातु का मल है आचार्य चरक के अनुसार।
केस मज्जा धातु का उपधातु है आचार्य सारंगधर के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे स्थान अनुसार केस का नामकरण। केस जो है सिर का बाल है। लोम जो है त्वचा पर पाए जाने वाले बाल को कहते हैं और समश्रु जो है पुरुषों की दाढ़ी और मूछों को समश्रु बोलते हैं। तो ये हो गए स्थान अनुसार केस का नामकरण। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति। वाग्भट के अनुसार गर्भावस्था के छठे महीने में केस उत्पन्न होता है। किशोरावस्था में पुरुषों में शुक्र धातु के प्रभाव से चेहरा एवं गुप्तांगों में केस उत्पन्न होते हैं, जबकि स्त्रियों में मासिक रजस्राव शुरू होने के कारण गुप्तांगों में केस उत्पन्न होते हैं। हम देखेंगे प्राकृत केस लक्षण। सुअस्निग्ध अर्थात अनटचस, मृद सॉफ्ट, सूक्ष्म अर्थात सिलेंडर माइन्यूट, नेक मूला अर्थात नॉट विथ सिंगल रूट, स्थिर अर्थात अटैच विथ फोलिकल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकृति अनुसार केस स्वरूप। वात प्रकृति में केस और लोम अल्प रुक्ष खर होते हैं। पित्त प्रकृति में केस अल्प मृदु ताम्र वर्ण के एवं समय से पहले सफेद होते हैं। कफ प्रकृति में केस घने लंबे मजबूत अस्निग्ध और काले होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे केस परीक्षण महत्व। केस जो है अस्थि धातु का मल होने के कारण अस्थि व स्त्रोतस परीक्षण में केस परीक्षण किया जाता है। केस के स्वरूप के आकार पर दोष निर्धारण और व्याधि निर्धारण में मदद मिलती है। तो यहाँ पे पेपर 1 के सारे चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट होते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की नेक्स्ट जो वन शॉट सीरीज सभी